नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज हमारा नवा अध्याय है जिसका नाम है मूल कर्तव्य। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत जी की किताब से आप लोगों को करवा रहे हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आपकी यूपीएससी आईएएस में काफ़ी पूछी जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है मूल कर्तव्य, उसके एमसीक्यूज आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, इसके अंतर्गत हम क्या क्या बताएंगे। षोडशिंग समिति की सिफारिशें बताएंगे, मूल कर्तव्य बताएंगे, विशेषताएं बताएंगे, महत्व बताएंगे, वर्मा समिति की टिप्पणियां बताएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यूपीएससी आईएएस की तैयारी कराने के लिए पूरा कंटेंट लेकर के आ रहे, और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही हमारा यूपीएससी आईएएस के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाना है दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। प्रश्न दोबारा देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, रूस या स्पेन। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा सही है, यानी कि रूस से। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूस के संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं आज का। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन 1976, दूसरा ऑप्शन 1975, तीसरा ऑप्शन 1978, फोर्थ ऑप्शन 1980। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। देखिए दोस्तों कि 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और देखिए 2002 में एक और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? 1975, 1977, 1976, 1978। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया था। देखिए दोस्तों, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल का समय आपका था 1975 से लेकर के 77 के दौरान, मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकताओं आदि के संबंध में स्थिति देना था। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा देखिए, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा निम्न में से कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना करके पेश की, तो उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। प्रश्न पूछ रहा है कि उन्होंने कौन सी सिफारिश नहीं की थी। देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पार्ट होना चाहिए। ये सिफारिश दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। अगला देखिए, इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। ये बात भी इसके अंतर्गत कही गई थी दोस्तों। देखिए पॉइंट नंबर तीसरा, संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाने का सुझाव दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव तो दिया था दोस्तों, परंतु जो मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था उनकी संख्या 10 नहीं थी, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोबारा सुन लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था दोस्तों, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। यानी कि ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ये वाला पॉइंट तो गलत है, पर अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। देखिए ये सिफारिश भी आपकी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी, परंतु कांग्रेस पार्टी द्वारा
इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया और संविधान बनाते टाइम पर इसमें शामिल भी नहीं किया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। प्रश्न नंबर 5वां, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था? प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में। देखिए दोस्तों, केंद्र में कांग्रेस सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, मूल कर्तव्यों को संविधान में कौन से भाग एवं अनुच्छेद के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ओके दोस्तों, मूल कर्तव्यों को पूछ रहा है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 51 में, या फिर संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का में, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 14 से 18 में, या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन दूसरा सही है, यानी कि मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद का के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। और देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 का, खाली 4 नहीं कह सकते, 4 का था। क्या था? 4 का को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह एक अनुच्छेद आपका 51 का था। कौन सा था? 51 का था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। देख लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। उस टाइम पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी, और उन्होंने दावा भी किया था दोस्तों, जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाया उसे अब किया गया है। ओके दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? पहला, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये पॉइंट था दोस्तों। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इससे ये भी मूल कर्तव्य में ही था दोस्तों। अब देखिए 86वें के तहत कौन सा जोड़ा गया वो पूछ रहा है। और देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े और प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ओके दोस्तों, ये भी था। देखिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे आपके मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में आपके मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, वो मूल कर्तव्य आपका यह था, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह मूल कर्तव्यों का पालन करे? कौन सा अनुच्छेद हमें पाबंद करता है कि भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह मूल कर्तव्यों का पालन करें? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का, या निम्न में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, यानी कि अनुच्छेद 51 का। कौन सा? अनुच्छेद 51 का। प्रश्न नंबर 9, नीचे वर्णित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नागरिक कर्तव्य है, ऐसा कहा गया है मूल कर्तव्यों में। या फिर जबकि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना नैतिक दायित्व है। या फिर देखो, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। या फिर निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। दोबारा से पहला पॉइंट देखिए दोस्तों,
स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नागरिक कर्तव्य है। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों? एक नैतिक दायित्व बताया गया है, ना कि नागरिक कर्तव्य। यानी कि लोगों का यह नैतिक दायित्व होगा कि वो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करें। जबकि दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना ये नागरिकों का कर्तव्य बताया गया, ना कि नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व नहीं है अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। क्या है दोस्तों? नागरिकों के कर्तव्य है। आगे देखिए, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो सभी लोगों के लिए, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन जो हमारे मूल कर्तव्य हैं केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका पहला पॉइंट ये ही गलत हो जाता प्रश्न के अकॉर्डिंग। ये जो लिखा हुआ पूरा सही लिखा हुआ। आगे देखिए, निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। देखिए, निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, यानी कि संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनका क्रियान्वयन कराया जा सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। यानी कि संसद चाहे तो उपयुक्त विधान द्वारा इनका क्रियान्वयन करवाने के लिए स्वतंत्र है, और वर्तमान में इनके हनन के लिए कोई कानून में स्थिति नहीं दी गई है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अपना प्रश्न नंबर 10वां। देखिए, मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो उन्हें किस प्रकार असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। देखिए, अगर मूल कर्तव्यों के खिलाफ यानी कानून प्रश्न उठते हैं तो किस प्रकार हम ये साबित कर सकते हैं कि वो असंवैधानिक यानी कि कानून के खिलाफ है या संवैधानिक है। तो देखिए, ऐसा प्रावधान किस कानून के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि अगर मूल कर्तव्यों पर कोई प्रश्न उठाता है कानूनन, तो कोई अनुच्छेद तो होना चाहिए जो उसे असंवैधानिकता से बचाता है, यानी कि इस बात से बचाता है कि साहब ये संवैधानिक नहीं है या संवैधानिक खिलाफ है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19 है, या फिर अनुच्छेद 11 से 13, या फिर अनुच्छेद 14, या विकल्प पहला व दूसरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प चौथा सही है, यानी कि आपका अनुच्छेद 19वां और 14वां, यानी कि अनुच्छेद 14वां और 19वां हमें मूल कर्तव्यों की असंवैधानिकता से बचाता है। किससे बचाता है? मूल कर्तव्यों की असंवैधानिकता से बचाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा इस प्रश्न के साथ ही। देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य अदालत को किसी कानून की संवैधानिक वैधता, सुन लीजिए ढंग से, किसी अदालत को किसी विधि यानी कि कानून की संवैधानिक वैधता और उसके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? मूल कर्तव्यों का मुख्य काम क्या है? अदालत में किसी कानून की संवैधानिक वैधता और उसके परीक्षण में सहायता करना। अब देखिए, समय क्या था? 1992 का। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में या मूल कर्तव्यों के संबंध में कोई कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, तो अनुच्छेद आपका 14वां और अनुच्छेद 19वां, उसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यानी कि 6 स्वतंत्रताओं के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है। इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। पूरी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी बर्मा समिति, कौन सा बर्मा समिति का गठन कब किया गया था? 1996, 1997, 1998 या 1999? तो आप लोगों को बता देते दोस्तों, नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी बर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निरावरण करता है? देखिए, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, या फिर आपका विधि विरुद्ध क्रियान्वयन निवारण अधिनियम 1976, या फिर आपका निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण जो हमारा अधिनियम करता है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं, वो है आपका राष्ट्र गौरव अपमान।
यानी कि राष्ट्र गौरव के अपमान करना निवारण अधिनियम आपका है 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। कोई अगर करता है तो सजा का प्रावधान भी इसके तहत ही किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देख लीजिए, यही जान लीजिए ये जो अधिकार दिया गया सिविल यानी कि जमीन संबंधित विवाद का, ये किस लिए दिया गया था 1955 का, तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर, देखिए जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। कौन सा करता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जाति और धर्म लिख देता हूं जिससे आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। जाति प्लस धर्म, जाति प्लस धर्म। देखिए दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। अब देखिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। ये क्या करता है दोस्तों? ये सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। जैसे किसी ने कोई सांप्रदायिक संगठन बना लिया, जैसे कि मुस्लिमों ने कोई आतंकवादी संगठन बना लिया, तो उसे गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अधिनियम है आपका? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। ओके दोस्तों, सारी चीजें बता दी मैंने यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर, यानी दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से मिलती है और जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उन प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध कौन सा अधिनियम लगाता है? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो देखिए पहले इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं दोस्तों। तो ये जो रोक लगाता है ये आपका लगाता है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। ओके दोस्तों, अब देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 आपका क्या करता है। देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 करता है वनों की लगातार यानी कि अनियंत्रित कटाई की जाती है और वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। यानी वन भूमि का उपयोग आपका वनों के संबंध में किया जाएगा। अगर उसकी भूमि का उपयोग गैर वन उद्देश्यों के लिए, कृषि के लिए किया जाता है तो उस पर रोक लगाने का कार्य आपका करता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप बात को, उम्मीद है। आगे देखते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या करता है। देखिए दोस्तों, ये भ्रष्टाचार में अगर कोई व्यक्ति मिला हुआ है या धर्म के आधार पर कोई वोट मांगता है, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर मतभेदों को बढ़ाता है, बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडलीय सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। ओके दोस्तों, कौन करता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 14, किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था कौन सा अधिनियम करता है? ये चीज मैंने आपको अभी बता दी है। ये आपका पॉइंट है विधि विरुद्ध क्रियात्मक निवारण अधिनियम 1976। यही करता है अगर कोई आतंकवादी संगठन या देश विरुद्ध कोई संगठन चलाता है, ऐसा सांप्रदायिक संगठन जिससे देश को हानि पहुंचती है, तो उसे गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था आपका अधिनियम करता है 1976 वाला विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। भारतीय दंड संहिता तो आप जानते ही हैं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी को कहते हैं और यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता यानी कि हमारे देश की एकता या उसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए पूर्वाग्रह यानी कि अपने मन में गलत भावना से ग्रस्त उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि जेएनयू में कुछ दिनों पहले नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत ये अपराध बनता है। ओके दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके विषय में मैं आप लोगों को और बता देता हूं दोस्तों। ये मैं आपको बता ही चुका थोड़ी देर पहले ही कि अगर कोई संसद या कोई संसद सदस्य भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है या धर्म के आधार पर मत मांगता है यानी कि वोट मांगता है, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव बढ़ाता है, तो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की जाएगी। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें, जिससे यूपीएससी आईएएस प्री के छात्र अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकें, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। हम ऐसे ही आप लोगों का सहयोग अपने वीडियोज़ के माध्यम से करते रहेंगे और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे।
ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।